यूपी में एनकाउंटर हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। जाति देखकर एनकाउंटर हुए, केवल यादव मुसलमान मारे, अब एक ठाकुर भी मारा गया। अब क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी के लोग अपराधों में लिप्त पकड़े जा रहे हैं, इस पर भी वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब एनकाउंटर की बात आज एक जो है वो खबर, कल की बड़ी खबर है, ये आई थी महाराष्ट्र से। आपको बदलापुर का एक कांड याद होगा। ये आरोपी अक्षय शिंदे जो है, सफाई कर्मचारी, एक स्कूल में 2 छोटी 4-5 साल की बच्चियों के साथ यौन दुष्कर्म किया था। बहुत मामला बढ़ा था, रेलवे ट्रैक बाधित कर दिया गया था, कई घंटों के लिए पुलिस वालों को मान मनोबल करनी पड़ी थी। मामला 2-3 दिन तक चला था, पथराव वगैरह सब कुछ हुआ था। इस पर भी बहुत पॉलिटिक्स हुई, विपक्ष ने बहुत दबाव बनाया, महाराष्ट्र बंद की कॉल दी थी। यहां तक इसमें उद्धव ठाकरे खुद प्रदर्शन में शामिल हुए थे, शरद पवार शामिल हुए थे भीगती बारिश के अंदर। ये सब कुछ हुआ था। अब वो व्यक्ति एनकाउंटर में मारा गया। अब इसका एनकाउंटर किन हालात में हुआ है ये आपको मैं बताता हूं। ये जेल में बंद था, इसके ऊपर एक और केस लगा रखा था, उत्पीड़न का केस इसकी पत्नी ने इसके ऊपर। तो पुलिस इसको उस मामले में, अब दूसरा मामला था क्योंकि, तो दोबारा रिमांड पर लिया था और इसको इसके बदलापुर जहां रहता था वहां लेकर के आ रही थी। अब जब ये आसपास पहुंचे, वो ज्यादा आपको बताएंगे समीर जी, मुमरा बताया जा रहा है। मुमरा के पास ये लोग जब पहुंची, गाड़ी पुलिस की गाड़ी, तो इसने पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीन ली। अब ये जितना लिखा है मैं उसके आधार पर बता रहा हूं, अजूम किया जा रहा है कि गाड़ी में छीनी होगी, गाड़ी में छीनी, एपीआई मोरे की गाड़ी में इसने, चलती गाड़ी में रिवॉल्वर छीन ली और इसने फायर कर दिया। और जो पुलिसकर्मी है उनकी जांघ में, थाई पर गोली लगी है, उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिर जो दूसरे साथी पुलिसकर्मी साथ में बैठे थे पुलिस अफसर, उन्होंने गोली चलाई और इसको लग गई। पुलिस वाले इसको हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन ये बचाया नहीं जा सका, ये मर गया। इतनी बात। तो यहां भी एनकाउंटर के हालात पर सवाल पूछे जा रहे हैं। अब विपक्ष इसमें थोड़ा फंस गया है, जो अपोजिशन है, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, क्योंकि उन्होंने इसको फांसी की सजा जल्द से जल्द हो, और ये परिवार की भी मांग थी उन बच्चियों के, जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, तो उसके लिए आंदोलन चला है लगभग पूरा। अब ये मारा गया एनकाउंटर में। अब वो एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कैसे एनकाउंटर हुआ, कैसे मारा गया। उन्होंने कहा कि भाई इसको तो कानूनन सजा होनी चाहिए थी। अब तमाम तरीके के सवाल। इसका परिवार जो है वो ये कह रहा है कि हमारा लड़का तो पटाखे की आवाज से भी डरता था, सड़क अगले क्रॉस करने में डरता था। इतनी हिम्मत कहां से आ जाएगी कि पुलिस वाले की बंदूक छीन लेगा, पुलिस वाले की बंदूक से फायर कर देगा चलती गाड़ी के अंदर। तो ये कहानी, उनको कह रहे हैं कि ये बिलीवेबल कहानी नहीं है जो पुलिस जो है बता रही है। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है भाई यही लोग तो मांग करते थे कि फांसी की सजा हो इसको। अब अगर इसने ऐसी हरकत की, गोली चलाई और पलटवार में गोली चली तो मारा गया, तो उसके ऊपर इतनी हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है? तो पहले आप सुनिए जरा इस पर जो बयानबाजी हो रही है। मैं आपको मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जो है वहां के, देवेंद्र फडणवीस, उनकी बात सुना रहा हूं। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है, और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। समीर जी, इस खबर में और डिटेल ऐड करेंगे सर, बताएं सर। देखिए, तलोजा जेल से इसको शाम को 6:15 बजे लेकर गए थे। ठीक। इसकी पूर्व पत्नी ने इसके ऊपर आरोप लगाया था रेप का, तो उसकी जांच के लिए इसको लेकर गए थे। पुलिस वैन में 4 पुलिस वाले थे, और जब लौट रहे थे तो इसने 3 राउंड फायरिंग किए। वहां से वापस जेल जाते जब वापस लौट कर आ रहे थे तो एएसआई मोरे से इसने रिवॉल्वर छीनी और 3 राउंड फायरिंग करी है। चलती गाड़ी में 3 राउंड किए, और वो गाड़ी के अंदर, जो जिस वैन के अंदर ले गए उसके अंदर निशान है फायरिंग के, मिस निशान के फायरिंग है, निशान है। कल शाम को सीआईडी की इसकी केस की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। उस सीआईडी ने जब वो वैन देखी तो जो पुलिस ने कहा था कि 4 राउंड फायरिंग हुई है, 1 पुलिस एएसआई मोरे के पैर में लगी और 3 मिस फायर हो गए थे, जो पुलिस वालों को नहीं लगे क्योंकि उसने हड़बड़ी में चलाई इसने गोलियां, तो मिस फायर हुआ और 1 लगी। तो बचने के लिए, क्योंकि वो चिल्ला रहा था कि मैं तुमको मार दूंगा, उसके पास रिवॉल्वर लोडेड थी, तो बचने के लिए दूसरे पुलिस वाले ने गोली चलाई जो उसको लगी। उसको बाद में अस्पताल ले गया जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। देखिए, ये घटना तो बंद गाड़ी के अंदर हुई है, ऐसा तो नहीं कि कहीं जंगल के अंदर हुई है। बंद गाड़ी के अंदर सारे प्रूफ मौजूद है कि किस तरीके से उसने पुलिस पर हमला किया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मामला, अगर इतना आसान भी,
घेरा होगा, वहां 3-4 पुलिस वाले ऐसा नहीं रहता। देखो कि बहुत दुर्दांत अपराधी होता है तो उसके हाथ पैर में हथकड़ियां लगी रहती है, सब व्यवस्था थी। ये कोई दुर्दांत अपराधी नहीं था, इसके ऊपर कोई पुराना ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा कि मर्डर कर चुका है या पुलिस पे हमला कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस नॉर्मल रहती है, आपको बिठा देती है और पुलिस वाले आराम से बैठे रहते हैं। मैंने तो कभी पिस्तौल नहीं चलाई, लेकिन जो देखते हैं टीवी पर उसमें तो कुछ सेफ्टी वगैरह भी होती है कि ऐसे नहीं कि आपने ली और ठाए मार दिया। हाँ नहीं, लॉक रहती है, लॉक रहती है, कई बार उसके अंदर लॉक रहता है, लॉक ओपन करना पड़ता है। अब लॉक नहीं रही होगी, कई बार ये होगा कि इसने ऊपर मतलब लॉक आसान नहीं है, मतलब आसान नहीं है बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता। लेकिन इतना मुश्किल नहीं, मुश्किल भी नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि ये हो नहीं सकता। मैंने कभी फायर नहीं किया। ऑन ड्यूटी होते हैं आमतौर पर ये पुलिस, ये जिसको कहें कि ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि वो उसको लॉक करके रखते हैं, सेफ्टी लॉक। लेकिन जब आप ऐसी किसी घटना में जा रहे हैं तो सेफ्टी लॉक आप उसको ऑन भी करके रखते हैं। हर पिस्तौल में होता है, वो पुलिस की पिस्तौल में होता है, लॉक होता ही है। बिल्कुल, हाँ, वो देसी कट्टा हो तो नहीं होता, क्योंकि उसमें तो सीधे चलता है। बयान आया, रिटायर हो चुके, उन्होंने कहा कि इस तरीके से ये एनकाउंटर पूरा एक्चुअल है, बिल्कुल फर्जी नहीं है उनका। उन्होंने कहा है, वो तो यही कहेंगे। नहीं, उनका ये कहना था, उन्हें जो कहा कि गाड़ी के अंदर इस तरीके से अगर पुलिस एनकाउंटर करती है तो गाड़ी में कभी नहीं करती, गाड़ी में करेगी तो कभी 3 मिस फायर के निशान इस तरीके से पुलिस कर ही नहीं सकती है। पुलिस कभी भी एनकाउंटर अगर करेगी तो भाग रहा होगा, निकल के भाग रहा होगा, जंगल में होगा, उस स्थिति में करेगी। गाड़ी के अंदर हो रहा है तो यह पूरी तरह की सत्य है कि उस आदमी ने रिवॉल्वर छीनी होगी और हमला किया होगा। क्योंकि पुलिस को ये तो बात होगी, इस बात का कि हमला कर देगा तो पुलिस एकदम असहज हुई और बचने के लिए गोली चलाई, वो मारा। अब मुझे एनकाउंटर की पॉलिटिक्स समझाइए सर, इसका कोई फायदा, लोग कह रहे हैं कि इसका भाई कोई फायदा हो गया, क्या होगा, क्या बीजेपी और ये सरकार में जो शामिल पार्टियां हैं इनको? देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री हैं, विपक्ष ने इस बात को माहौल बनाने की कोशिश की। देवेंद्र फडणवीस का बयान आ चुका है, एकनाथ शिंदे का बयान आ चुका है, विपक्ष तो इसमें राजनीति देखेगा। लेकिन आज देखिए ना, पूरे बदलापुर के अंदर मिठाई बट रही है। आज सुबह से भंडारा चल रहा है, जी चले पोस्टर लेके उसी रेलवे स्टेशन जिसको जहां पर ब्लॉक किया हुआ था वहां पर लोग, वहां तो मिठाई बढ़ रही है, पूरा भंडारा चल रहा है ठाणे और बदलापुर के अंदर कि इस नराधम से मुक्ति मिली है, वहां भंडारा चल रहा है। विपक्ष तो राजनीति करेगा कि पुलिस ने एनकाउंटर की, हत्या की है, सीआईडी को जांच दे दी गई है, जांच में सामने आएगा। लेकिन पहली दृष्टि में लग रहा है कि एनकाउंटर सही था या फर्जी नहीं था। चलिए, इसमें मैं आप दूसरी खबर पर जा रहा हूं, महाराष्ट्र से जुड़ी खबर है। आपको याद होगा एक संत हैं वहां पर, सर नाम मुझे एकदम से, रामगिरी जी महाराज। रामगिरी जी महाराज बड़े संत हैं, वो उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में होगी, ज्यादा भी हो सकती है, मठाधीश हैं वो भी। और उन्होंने कुछ टिप्पणी किसी कार्यक्रम में की थी इस्लाम के खिलाफ, जिसको लेकर बहुत नाराजगी थी, उनके ऊपर केस दर्ज किए गए थे, लगातार उन पर कार्रवाई हो, ऐसी मांग खास तौर पर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी उनकी पार्टी कर रही थी। अब AIMIM जो है वो महाराष्ट्र में चुनाव में बहुत एक्टिव है, अभी विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगी, कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनका सांसद रह चुका है, उनके विधायक भी हैं, तो उनको लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर वो जम करके अगर जोर दिखाएंगे तो उसका फायदा उनको मिल सकता है। अब जो पूर्व सांसद हैं, पहले जो औरंगाबाद होता था, अब सामाजी नगर हो गया, वहां गृहमंत्री अमित शाह बाय द वे आज ही जा रहे हैं वहां पर चुनावों की कार्यक्रम को देखते हुए। तो उन सांसद ने औरंगाबाद से लेकर के मुंबई तक ये रैली निकाली गाड़ियों की, इसका नाम उन्होंने दिया तिरंगा संविधान रैली। ये लोग क्या थे, तो बहुत भारी तादाद में लोग थे और मुस्लिम युवक ही थे इसके अंदर शामिल। ये रात में जब वो पहुंचे मुंबई की, तब उसकी मुंबई के पास, तब की तस्वीर आप देखिए, सड़कों पर कितना लंबा काफिला है, कितनी भारी संख्या में लोग वहां पर जुटे थे। ये ज्ञापन देने के लिए आए थे कि ये महाराज जो है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनको गिरफ्तार करे। और बीजेपी के नेता नितेश राणे जो इस मामले में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, एक बयान उन्होंने दे दिया था कि ये महाराज को हाथ लगाने की बात करेंगे अगर, तो हम मस्जिदों के अंदर घुसकर लोगों को मारेंगे, ऐसी बात उन्होंने कही थी। इनका इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, लेकिन दोनों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनफैक्ट मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने तो उन महाराज के एक कार्यक्रम में उनके शामिल होकर के बाकायदा कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, ऐसा टू दिस इफेक्ट उन्होंने एक बयान भी दिया था। अब ये सब कुछ हुआ। अब मैं आपको, इसमें बहुत राजनीति जुड़ी हुई है, मुस्लिम वोट की राजनीति खास तौर पर जुड़ी हुई है। चुनाव में मुस्लिम वोट किसको मिलता है? इन चुनाव में किसको मिला मुस्लिम वोट? मुस्लिम वोट मिला महाविकास आघाड़ी के नेताओं को, उद्धव ठाकरे को मिला मुस्लिम वोट। अब अगर ये मुस्लिम वोट किसी भी वजह से, अगर उद्धव, माफ कीजिएगा, AIMIM के नेता चुनाव लड़ते हैं, मुस्लिम वोट डिवाइड होता है, तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। इनफैक्ट औरंगाबाद से ही जो व्यक्ति चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के, वो इसलिए जीते कि यही इम्तियाज जलील ने 3.5 लाख वोट ले लिए थे। अगर ये वोट नहीं लेते तो बीजेपी की सीट नहीं निकलती थी। तो इसलिए ये बहुत अहम है जो इस वक्त ये मुहिम चलाई जा रही है AIMIM की तरफ से। इम्तियाज जलील की बात आपको सुना रहा हूं। आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है
एक आवाज के ऊपर इतनी पब्लिक अगर आई है तो वो मेरे नाम के ऊपर नहीं आई है, वो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद के नाम के ऊपर आई है, जिनके बारे में गलत बयानी होने के बावजूद भी लोग उसकी तायीद कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, लोग उनके नाम पे आए हैं। इम्तियाज जलील और एमआईएम के नाम के ऊपर ये लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं कि ये मेरा भी देश है, ये मेरा राज्य है, उसमें मुझे भी गर्व है आज भारतीय मुसलमान होने की हैसियत से। आप मुझे किस तरीके से, मैं क्या गालियां सुनने के लिए आपके बैठा हुआ हूं यहाँ पे? कोई कायदा कानून नहीं है। जो कानून है तो नारायण राणे के लड़के के खिलाफ के लिए है, वही कानून मेरे लिए है। अगर वो बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूं, उससे अच्छा बोल सकता हूं। जमलेले जे काही जिहादी जे मुंबईला जमतायत त्यांच्या आणि तिरंग्याचा काय संबंध हा मुळामध्ये त्यांनी मला पहिले सांगावं। गणेश चतुर्थीच्या नंतर झालेल्या ईदच्या जे काही रॅली निघाल्या, मोहम्मद पैगंबरांच्या वाढदिवसानिमित्त जुलूस निघाल्या, त्या जुलूसमध्ये पॅलेस्टाईनचे झेंडे कसे फडकवले गेले, सर तन से जुदा हे नारे कसे दिले गेले, हिंदूंच्या विरोधात घाणेरड्या आई बहिणीवर घोषणा कशा दिल्या गेल्या, मंदिरांच्या बाहेर जोरात जोरात डीजे कसे लावले गेले। तुम्ही अगर संविधानाला मानत असाल तर या भारत देशामध्ये जिथे लोकसंख्या हिंदूंची जास्त आहे, 90% हिंदू इथे राहतात, मग इथे सर तन से जुदाच्या घोषणा कशा लागतात, इथे पॅलेस्टाईन ते झेंडे कसे फडकवतात, पाकिस्तान जिंदाबाद कसं आम्हाला ऐकायला मिळतं। नीतीश राणे ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, लेकिन ये सारी मुस्लिम वोट को एक्टिवेट करने की जो कोशिशें हो रही हैं, ये मुसीबत किसके लिए है? बीजेपी और साथियों के लिए या दूसरे विरोधियों के लिए? देखिए, मुझे लगता है पॉलिटिकली तो निश्चित तौर पर अगर मुस्लिम वोट एक तरफ जाएगा और तो मुश्किल उस गठजोड़ के लिए है जो महाविकास अघाड़ी है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, अब नीतीश राणे भी कोई कसर तो छोड़ नहीं रहे हैं। उन्होंने पोस्ट की है ये सुबह 7:37 पर, जिसमें उन्होंने यही तस्वीरें दिखाकर ये तस्वीर लगाई है और उसके बगल में अपने पोहे की प्लेट लगाई हुई है और उन्होंने लिखा है फक्त इतके पोहे तर आम्ही रोज सकाळी नाश्त्यात खातो। मतलब करें बस इतने ही, इतना इतना तो हम रोज सुबह पोहे में नाश्ते में खा जाते हैं। तो मतलब जहां ये जा रहा है वो खतरनाक है और मुझे लगता है कि इस पर तो रोक लगनी चाहिए। जैसे मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस तरह की रैली को आप औरंगाबाद से मुंबई तक, ये यहां पहुंचने का दृश्य है, रास्ते में पूरा ट्रैफिक कल अस्त व्यस्त हो गया। उस रूट पर जो लोग सामान्य घर परिवार से जा रहे होंगे उनकी स्थिति जरा आप समझिए, और उसके बाद मुंबई की क्या स्थिति है कि इनको परमिशन क्यों दी, इनको परमिशन इस तरह की क्यों दी, सवाल है। और ये दोनों सवाल सरकार चाहती है कि ये मुद्दा बने। नीतीश राणे भी जिस तरह का लिख रहे हैं, ये भी नहीं इजाजत दी जानी चाहिए। ये दोनों लोग उस समाज को जिस तरह से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर एक बात, पॉलिटिकली सरकार को सूट कर रहा है ना कि ये मामला बढ़े। बिल्कुल, अगर पॉलिटिकली होगा तो निश्चित तौर पर चुनाव के लिहाज से बात। लेकिन इसका दूसरा पहलू, एक लाइन जरूरी है, रामगिरी महाराज ने बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ उसके संदर्भ में कहा, उस बयान को यहां लेना ये फिर गलत है। और मैं कई बार इस बात पर पहले कह चुका हूं, दुनिया के किसी हिस्से में कुछ हो, आप उसको लाकर हिंदुस्तान में पहले उसको चिपकाएंगे, उसके बाद यहां के हिंदुओं से लड़ेंगे, नहीं, उनका ये तो ठीक नहीं। वो उनका बयान मैंने नहीं, मतलब वो दिखाया नहीं जा सकता है टीवी पर, उनका क्या प्रॉफिट मोहम्मद पर बोला, इसीलिए इतनी एतराज हो रहा है इसके ऊपर। सर, अब ये ओबीसी साहब खूब एक्टिव हो गए चुनाव में, देख लीजिए ना, नीतीश राणे साहब का भी आपने बयान सुन लिया, इम्तियाज जलील साहब का भी सुन लिया, और दोनों लोग आराम से घूम रहे हैं। तो देख लीजिए क्या पॉलिटिकल कनेक्शन है। क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी सरकार को? पहले तो नीतीश राणे ने जितना बोला है उसी पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो आपकी पार्टी के एमएलए हैं, सरकार में हैं, साथ में हैं, क्या कार्रवाई किया सरकार ने? यदि वो सरकार कम से कम इतना तो करती कार्रवाई से पहले कि उनको कहती कि भैया अपना मुंह बंद रखिए, शांति से बैठिए। मतलब मुंह खोलने से फायदा है? हाँ, तो अब फायदा है तो फिर ठीक है, फिर जो हो रहा है वो अब उसमें क्या कह सकते हैं? सिंपल बात है ना साहब, ओवैसी साहब वोट ले जाएंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। नहीं तो इतनी बड़ी रैली को यहाँ औरंगाबाद से यहाँ तक मुंबई तक लाने की परमिशन देने की क्या जरूरत है? आप रोक सकते थे, औरंगाबाद में प्रदर्शन कर लेते, प्रदर्शन करना था ना इम्तियाज साहब को, तो वो प्रदर्शन देना था, तो डीएम रिप्रेजेंटेटिव होता है, सीएम का, आप उसको दे देते। अंत में डीएम कमिश्नर नहीं लिया है, ज्ञापन जो इन्होंने दिया कमिश्नर नहीं लिया। तो फिर लेकिन आप उस सबको इजाजत दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपना फायदा देख रहे हैं, पॉलिटिकल फायदा देख रहे हैं। और क्या कोई एमएलए, क्या कोई पार्टी का लीडर ऐसे बोलता रहेगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी?
रामगिरी जी महाराज पर कार्रवाई होनी चाहिए। रामगिरी जी का मैंने बयान नहीं सुना, क्योंकि वो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। हर्ष जी ने कहा कि वो बांग्लादेशी हिंदुओं की बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट माफी मांग चुके, वो कह चुके वो स्पष्ट कि मेरी कोई भावना आज करने का नहीं था, मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया। देखिए ऐसा है कि इसको अगर हम ये मान लेते हैं कि ये नीलेश राणे, क्या नाम है, नीतीश राणे के कुछ बोल देने के विरुद्ध ये इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है या रामगिरी महाराज को हो रहा है, तो फिर तो हमारा इनको एक्सक्यूज देते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं। मुख्य जो इसकी वजह है वो रामगिरी जी महाराज। नहीं, सुनिए, हमने टाइगर मेनन की जब फांसी हुई थी तो उसमें भी इतनी ही भीड़ देखी थी महाराष्ट्र में, और जब म्यांमार में जो है रोहिंग्या और बौद्धों के विरुद्ध हुआ था तो पूरे मुंबई और महाराष्ट्र को ऐसे ही उठाया गया था, और वहां जो अगस्त क्रांति मैदान है, उस मैदान की जो मसाल है उस पर जूते मारे गए थे, पत्रकारों की गाड़ियां जलाई गई। बिल्कुल साहब। और ये जो इम्तियाज जलील है, मैंने कल भी कहा था, ये पूर्व एक टेलीविजन में रिपोर्टर थे, और ये रिपोर्टर ऐसे थे कि इनको बुला बुला के प्रेस क्लब में बाकी जगह एक सेकुलर मुस्लिम की तरह इनके भाषण कराए जाते थे। कल हमने बोला, हालांकि मेरा कोई उद्देश्य आक्षेप करना नहीं होता है, विजय जी को ऐसे ही बोल दिया था कि भाई इनके तो पुराने साथी ये रिपोर्टर रहे हैं, ये तो ज्यादा बेहतर। ये आदमी बोल रहा है, सुनिए, ये बोल रहा है कि नीतीश राणे के लिए टिंगू शब्द कह रहा है कि ओवैसी साहब के पैजामे का साइज टिंगू के पैजामे के साइज से बड़ा है। उसके बाद उसने बयान दिया है। नहीं सर, नीतीश राणे बहुत पहले से बोल रहे हैं, बहुत पहले से बोल रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, सुनिए, जो नीतीश राणे बोल रहा है उसके साथ कोई नहीं है, लेकिन क्या वो सारे बयान ऐसे हैं जिसके लिए इतनी संख्या में एक जो है इस्लाम और मुसलमान की बात करते हुए कि केवल उसी का देश है कि हमारा देश है, ये बिल्कुल गलतफहमी मत पालिए। ये लंबे समय से ये दिखाई दे रहा है कि लंबे समय से ये कट्टरपंथ, एक जिहादी, एक सांप्रदायिक भाव पैदा किया गया हुआ है, जिसके आधार पर ये कह रहे हैं हमने शुरू नहीं किया। नहीं, शुरू तो आपने कार्रवाई नहीं की। नहीं, सुनिए, आपने रामगिरी जी महाराज पे कार्रवाई नहीं की, नीतीश राणे पे कार्रवाई की। 2012 में जब मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुआ था, जब उसके पहले श्रीलंका में करंट एपिसोड की बात नहीं, ये एक धारा होती है चलती हुई। आप एक बार करंट की बात कर रहे हैं। सर बताइए, सब में क्या ये मामला हुआ था? बयान उन्होंने कुछ दिया, वहां से फसाद शुरू हुआ है, और वो बढ़ते बढ़ते ये हो गया कि सैकड़ों हजारों लोगों को लेकर के वो मुसलमानों को मुंबई लेकर आ गए। इसके साथ इसका पीछे दूसरा कारण भी है, सिर्फ नीतीश राणे का बयान और रामगिरी महाराज का बयान नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर, औरंगाबाद के अंदर अभी आया है कि 8 मस्जिदें अवैध तरीके से बनी हुई है, और उस मस्जिदों को बचाने के लिए अभी भिवंडी में आया कि भिवंडी में 4 मस्जिदें अवैध निर्माण हुआ है, और महाराष्ट्र सरकार ये जांच करवाने जा रही है कि जो अवैध मस्जिदें बनी है उनकी संख्या कितनी है। आप देखिए, उसका ही असर है कि ये जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, ये बताने की कोशिश हो रही है कि रामगिरी महाराज के बयान पे हम अगर ये कर सकते हैं, अगर आप हमारी अवैध मस्जिदों को टच करने जाओगे, अगर आप वक्फ बिल को लेकर आओगे, तो हम क्या कर सकते हैं जमीन पे उतरकर। ये इसको परमिशन क्यों दी गई? ये इन सबको लाने की परमिशन मुंबई तक क्यों दी गई? देखिए, इतने लोग लेके वो निकले नहीं, रास्ते में लोग उनके साथ जुड़े हैं। जब वो निकले थे और औरंगाबाद से, संभाजी नगर से, इतना बड़ा काफिला नहीं था, बाद में लोग जुड़े, और ठीक है, अगर वो गए, मुझे लग रहा है इसका राजनीतिक लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और आजकल ये फैशन हो गया, हर जगह तिरंगा लेके चले जाओ, इस रैली में भी तिरंगा, नहीं, इसके पीछे बड़ा झंडा भी लेके चल रहे हैं, तिरंगा भी लेके। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मुसलमानों ने एक तरफा कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को वोटिंग की, और जिस तरीके से परिणाम आया उसका, विधानसभा चुनाव में अगर इस तरीके से मुस्लिम समाज इकट्ठा होगा, और ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अगर शरद पवार और कांग्रेस के साथ में है, तो वो कैसे मुसलमानों की बात कांग्रेस कर पाएगी? क्योंकि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार को मुसलमानों की बात नहीं करने देंगे। ओवैसी का कुछ है ग्राउंड महाराष्ट्र में, विधानसभा चुनाव में। सर, लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, आपके पास 4 एमएलए, आपके पास 24 पार्षद है, आपके पास नगर निगम रह चुकी है महाराष्ट्र के अंदर। तो अगर तमिलनाडु उसके और तेलंगाना के बाहर अगर ओबीसी को कहीं बड़ा ग्राउंड मिल रहा है, तो एक तो बिहार है और उसके बाद महाराष्ट्र है, और ओबीसी वही नजर कर रहे हो। परसों ओबीसी का बयान आया है कि मुसलमान, आप वोट के पहले ध्यान रखना, आप किसको वोट दे रहे हो। आप अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो आप बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को, कट्टर हिंदुत्व वाले को वोट देने जा रहे हो। मुझे वोट दोगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करूंगा। वो मुसलमानों को बताना चाह रहे हैं कि आप मुझे महाराष्ट्र में वोट दोगे तो मैं आपका पक्ष रखूंगा। उद्धव ठाकरे के कारण कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। चिंता महाविकास आघाड़ी की है। बिल्कुल।